तो बंदे ने मजाक मजाक में क्रिप्टो खरीदे थे और उसने बोला यार क्या यार चलो पिज्जा मंगा दे। आई थिंक अमाउंट शायद 100 क्रिप्टो थी, 100 नहीं क्रिप्टो शायद थी, इतना था, मैं शायद भी इतना ही शायद था। सही नहीं हूँ, हम्म, बट उसने पिज्जा मंगाया। पहले पिज्जा वालों ने तो बोला यार इसका क्या करेंगे, और बाद में उन्होंने हाँ बोल दिया। 10 साल बाद वो क्रिप्टो की जो वैल्यू थी वो करोड़ों में, मिलियंस में हो गई। बिल्कुल हो गई भाई। तो उसे आज भी एक कहानी बोली जाती है, द मोस्ट एक्सपेंसिव पिज्जा इन द वर्ल्ड वाज दिस पिज्जा, जो कि आज दुनिया का सबसे और महंगा वो जो है। पर्सन आज भी रिग्रेट करता है। आज भी कहता है कि काश मैंने पिज्जा ना खरीदा होता, मैंने अपने पास रख लिए होते यार। भाई ऐसा कोई तरीका बहुत रेयर है कि आप चैट जीपीटी से पैसे कमा सकते हो। सिद्धू मूसेवाला जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ भाई। सिद्धू मूसेवाला की एक्सपायर हो गए वो, मैं बहुत उनका फैन था, पर उसके बाद भी उनके गाने आए ना। बिल्कुल आए हैं। कैसे कंप्लीट हुए गाने पता? एआई से। लाखों रुपए दिए उनके फैमिली ने एआई का गाना बनाने के, उनके कोलैबोरेटर ने, और उनका जो गाना एंड में आया वो एआई ने बनाया। और कोई बता नहीं सकता है। तो मैं खुद नहीं बता पाया। सिद्धू मूसेवाला वाज अ लेजेंड ब्रो। थोड़ी देर बाद ना उसकी बेटी का कॉल आया, और माँ क्या हाल है? तो कि तुम तो हॉस्पिटल थे? कह रही नहीं। कब? मेरा तो फोन किसी ने बंद कर दिया था, कुछ स्विच ऑफ हो गया था अपने आप, कुछ वायरस आ गया था इसके अंदर, पता नहीं फोन लॉक हो गया था मेरा बार बार, इस पे भी हैक था किसी का। क्या हुआ? एआई वीडियो और एआई म्यूजिक, उसी का यूज करके वो टूल्स बने थे गाना बनाने के लिए और मूवी बनाने के लिए। इन्हीं टूल्स का यूज करके उन्होंने, समझ रहे हो? अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे माँ के 6 लाख रुपए चले गए और बेटी को पता भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए 10 कंटेंट राइटर, मुझे एक ही चाहिए बंदा जो मेरे को कॉल उठाए और ये एआई से मेरे को कंटेंट राइटर बना ले भाई। अभी ये जो एआई टूल्स है, चैट जीपीटी हो गया आपका, ऑट बॉट एएमआई हो गया, और बहुत सारे एक एएमआई एआई चैट बॉक्स आया है, मतलब काफी चीजें हो गई जिससे लोगों की जॉब्स का खतरा बढ़ गया। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है भाई? भाई एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? वही हड्डी वही खाल, बाकी सब बेहाल। भाई सच बताऊं दोबारा मिलके काफी अच्छा लग रहा है। मुझे भी यार, रात मिला यार। आ नहीं पा रहे हैं। आ नहीं पा रहे हैं, चलो कोई नहीं। तो भाई पिछले पॉडकास्ट में काफी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की थी। हाँ। सच बताऊं भाई काफी अच्छा पॉडकास्ट रहा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, एंड डेफिनेटली आई विश कि ये पॉडकास्ट भी उससे भी जबरदस्त होने वाला है। बहुत। थैंक यू सो मच भाई दोबारा हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। कैसा फील करें, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, सबसे पहले ये बताओ। ठंडा लग रहा है, एसी चल रहा है मस्त एकदम। मतलब मजा आया, मतलब कह सकते हैं कि काफी अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने मुझे मैसेज किया पढ़ने के लिए कि भाई हमें भी पढ़ाओ, क्योंकि मैंने अपना प्रमोशन किया था आपके उसमें, बोला था कि मैं पढ़ाता हूँ साइबर सिक्योरिटी की कोर्सेज, आईटी के कोर्सेज, जो लोग डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स, आईटी सपोर्ट इंजीनियर्स में जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स बनना चाहते हैं, वो मुझसे आप पढ़ने आ रहे हैं और आपकी वीडियो की वजह से। तो थैंक यू भाई, मतलब काफी लोगों का हेल्प हो रहा है। थैंक यू सो मच भाई। एंड एक और चीज भाई, ऑफ कैमरा हमारी काफी सारी बातें हुई हैं। हाँ। उनको मैं चाहता हूँ कि हम ऑन कैमरा बात करें। हमारी बात हुई थी कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में जो नई नई आ चुकी हैं या फिर आने वाली हैं। हाँ जी। इनके बारे में बात करेंगे। हालांकि काफी सारी चीजें धीरे हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जो नई टेक्नोलॉजी अभी आने वाली है। सिद्धू मूसेवाला जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ भाई। सिद्धू मूसेवाला की एक्सपायर हो गए वो, मैं बहुत उनका फैन था, पर उसके बाद भी उनके गाने आए ना। बिल्कुल आए हैं। कैसे कंप्लीट हुए गाने पता? एआई से। लाखों रुपए दिए उनके फैमिली ने एआई का गाना बनाने के, उनके कोलैबोरेटर ने, और उनका जो गाना एंड में आया वो एआई ने बनाया। और कोई बता नहीं सकता है। मैं खुद नहीं बता पाया। सिद्धू मूसेवाला वाज अ लेजेंड ब्रो। एंड उनके अब इससे क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ यू कैन मेक अ म्यूजिक वीडियो वेरी इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। इसका नुकसान क्या हुआ? उस सिंगर की वैल्यू कितनी गिर गई। सोचो कि अगर एक सिंगर है, ऑटो ट्यून एआई भी आता है, होता है। मैं गाना गाऊं पर मेरी आवाज को इतना सुंदर सुरीला बना दे। अभी आपने देखा कुछ सिंगर्स जो है, जो अभी कपिल कॉमेडी कपिल आए थे, गाने लग गया अभी पीछे से, भाई रुक जा साले, ऑटो ट्यून अवेलेबल नहीं है अभी। तो यहाँ पे कि कितना मतलब दिखता है क्या, लोग ऑटो ट्यून का भी गलत फायदा उठाते हैं। वही होता है, जैसे अगर हम कुछ रियलिटी शोज या फिर जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है, हाँ। उन पे बात करें तो एक्चुअली जो गाना है वो हिट है,
हाँ बहुत अच्छा है, लोगों का फेवरेट, लेकिन जब वही सिंगर जब स्टेज पे आके गा रहा है तो भाई कुछ सिंगर्स हैं, मैं उनका अभी नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं तो ले सकता हूँ। तो हो गई हमारे सिंगिंग का कि यहाँ पे अब एआई आ गया है तो सिंगर्स की वैल्यू अब गिर रही है। अब कल को आप अपना वॉइस यूज करके आप वॉइस किराए पे दे सकते हो भाई। अब वही एक और बात है ना कि जब हमें एआई हमें खुद से ही इतने अच्छे गाने, इतने अच्छे सॉन्ग्स, इतना सब म्यूजिक दे देगा, तो जो पर्सन को बैठ के बना रहे हैं रियलिटी में उनको कौन पूछेगा यार। तो अभी यही एक मैंने नेटफ्लिक्स सीरीज देखी थी रिसेंटली, ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर पे सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर ना लोग नेटफ्लिक्स जैसे नेटफ्लिक्स का दिखाया ऑपोजिट के नेट प्रो समथिंग कुछ करके दिखाया उन्होंने कि ये यहाँ पे चैनल था और एक लड़की की हूबहू सेम शक्ल की एक्ट्रेस उसकी लाइफ को डिनोट कर रही है, उसकी लाइफ की कॉपी करी, उसकी लाइफ की कहानी बना दी। और यहाँ पे क्या हुआ कि उसके अंदर उस लड़की ने उस कंपनी पे केस किया और बोला कि यार मेरी लाइफ की स्टोरी आपने क्यों डाली, मेरा नाम, मेरी पोस्ट, मेरा मैनेजर। तो फिर ये पता चला कि जो एक्ट्रेस थी उसकी सिर्फ शक्ल ली गई थी, उसने अपनी शक्ल और आवाज को किराए पे दिया था इस कंपनी को लाखों रुपए के लिए, और उस लड़की ने काम भी कुछ नहीं किया क्योंकि ये एआई ने बनाया वीडियो। और उससे क्या उसको कीमत भी कम मिली उस जॉब की, और ये हिट हो गया शो। तो अभी ब्लैक मिरर पे फर्स्ट एपिसोड आया सीजन 3 का, आप लोग देखिए एआई का कितना बड़ा डिसएडवांटेज है, आप लोग देख सकते हैं। ये हो गई म्यूजिक इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री। आगे जाके ये इंडस्ट्री जो है ये एआई की वजह से बहुत फेल होने वाली। एक और है, एक सीरीज है असुर, आपने देखी होगी, भूत की, थोड़ा सा मतलब हॉरर टाइप। हाँ, थोड़ा हॉरर टाइप है। उसके 2 पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट अभी कुछ महीनों पहले आया है। उसमें आप देखोगे तो उसमें जो मेन विलन है ना, एक सस्पेंस रहता है, जिन्होंने नहीं देखी उसके लिए एक स्पूफ है ये, मतलब सॉरी, सस्पेंस आपका खत्म होने वाला है तो उसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग लास्ट तक हमें पता नहीं लगता क्या है असली विलन, कौन है, क्या है क्या नहीं। लास्ट में जाके हमें पता लगता है जो असली विलन है इसमें वो एआई है। एआई का यूज करके लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं वहां से कितनी बड़ी तबाही हम क्रिएट कर सकते हैं वो उसमें बताया गया है। अगर मैंने असुर देखी नहीं, बट आपने इतना मुझे बताया तो मेरे को देखूंगा। बट मेरे को इसी चीज से एक एग्जांपल याद आ गया। बताइए। एक टेस्ला जो बनाता है इलॉन मस्क, तो उसी ने एक बार बोला था एक वीडियो पे एआई दुनिया को बर्बाद कर देगा। और एक नई चीज हुई जो मुझे लगा यार उसने बिल्कुल सही चीज बोली थी। वो ये एक मम्मी, एक माँ जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, वो घर पे बैठी थी, उसकी बेटी का कॉल आया, ऐसा मतलब बिल्कुल रियल कॉल था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, बिल्कुल आवाज़ क्राइंग, बिल्कुल आवाज़ एकदम असली थी। मैं हॉस्पिटल में, मेरे को चोट लग गई, मुझे $5,000 भेज दीजिए। $5,000 बहुत होते, 5 लाख, लगभग 5 लाख। तो उसकी मम्मी ने रो गई, मम्मी दिल छोटा था। ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी व्हाट्सएप पे, मेरा फ़ोन नहीं लगेगा, मेरे को मेरा सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, और ऑडियो भी मेरी बेटी आया तो माँ ने बोला यार मेरी बेटी है यार, 5,000 छोड़ 6,000 भेजोगे, मेरी बेटी को नीड थी। बोला मेरा बैंक अकाउंट नहीं चल रहा, इस पे भेजना, ये स्कैनर है मेरा नया अकाउंट का। नाम अकाउंट का क्या था, उसी बेटी का नाम था। उसने भेजे, जैसे ही पैसे भेजे, थोड़ी देर बाद ना उसकी बेटी का कॉल आया, और माँ क्या हाल है? तो कि तुम तो हॉस्पिटल थे? कह रही नहीं, कब? मेरा तो फोन किसी ने बंद कर दिया था, कुछ स्विच ऑफ हो गया था अपने आप, कुछ वायरस आ गया था इसके अंदर, पता नहीं फोन लॉक हो गया था मेरा बार बार, इस पे भी हैक था किसी का। क्या हुआ, एआई वीडियो और एआई म्यूजिक, उसी का यूज करके वो टूल्स बने थे गाना बनाने के लिए और मूवी बनाने के लिए। इन्हीं टूल्स का यूज करके उन्होंने, समझ रहे हो? अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे माँ के 6 लाख रुपए चले गए, और बेटी को पता भी नहीं। इससे किडनैपिंग्स भी होती है इससे। अभी किडनैपिंग, हाँ माँ मेरा किडनैप हो गया, अरे पापा किडनैप हो गया, पैसे मांग रहे हैं। वही, ये सारी चीजें बहुत खतरनाक होती जा रही हैं भाई एआई हमें बर्बाद बिल्कुल करेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं। अब टेक्नोलॉजीज की बात की हमने, एआई की बात की, तो मैं अभी कुछ अच्छी, अभी तो हमने कुछ बुरी बातें बताई, बुरी बातें तो हम बहुत बता सकते हैं, कुछ अच्छी बातें बताते हैं यार आपके। अब जो हमारे जो आगे फ्यूचर अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है वो गेमिंग और एआई वो एक साथ होगा। तो एआई जो है अभी लर्निंग फेज में है। भाई लर्निंग फेज में इतनी सारी मतलब फ्रॉड्स हो रहे हैं तो जब एक्चुअली में हो जाएगी तब क्या ही होगा यार। जब वो टॉप एंड आएगा एआई तो
अभी आप देखिए, अभी हम वॉच पहनते हैं, एक टाइम आएगा कि हमारा ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि हमारा वॉच अपने स्किन के अंदर एम्बेड हो जाएगी। एक चिप होगी जो हमारे यहाँ लग जाएगी, छोटी सी। एक और चिप है, आई एम नॉट श्योर, वो भी आई थिंक एक डेवलपमेंट फेज में है। हाँ, क्या होता है, आई थिंक इलॉन मस्क का ही प्रोजेक्ट है। वो क्या चाहते हैं कि एक चिप होती है, हाँ, मुझे ब्रेन पता है में ही इम्प्लीमेंट कर दी जी। जाएगी। तो उससे भी वही होगा ना, जो नॉर्मल जो लोग हैं जिनके पास वो चिप नहीं है, तो वो तो कहीं ना कहीं नीचे हो गए ना पर ऑटोमेटिकली। वो बायोलॉजिकल चिप है, हाँ, बायोलॉजिकल चिप। उसमें एआई यूज हो रहा है, बट इतना मैक्स लेवल पे नहीं। उसका जो काम है, जो इलॉन मस्क का जो प्रोजेक्ट है, वो है मेडिकल प्रोजेक्ट। वो वो मेडिकल प्रोजेक्ट है जिसको मतलब जैसे कोई पर्सन क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी के साथ है, डिसेबिलिटीज के साथ है, उनकी तो हेल्प वो करने के लिए अपने ब्रेन से या तो अपने बॉडी के हार्मोनिक्स चला सकता है। जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, दे कैन एक्चुअली यूज फिंगर्स। आपने देखा होगा जो जिसके आर्मी में हाथ कट जाता है, तो दे हैव लाइक कि हाँ, एक नकली हाथ हो जाता है, प्लास्टिक का लग जाता है, मेटल का लग जाता है, बट वो अपनी उंगलियों को उस हिसाब से नहीं चला पाते, या तो बस ऐसे बंद या क्लोज, बंद या खुला। हाँ, यहाँ से मसल स्पैज़म से लेके बस बंद या खुला। बट इलॉन मस्क ने टेक्नोलॉजी क्रिएट की जो कि ऐसे एकदम प्रिसाइज फिंगर यूज कर सके, क्योंकि यहाँ पे हमारे ब्रेन एम्बेडेड है और यहाँ पे हमारा न्यूरॉन्स, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो एक ट्रांजिस्टर की तरह होता है। ट्रांजिस्टर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत पढ़ाई की है, तो ट्रांजिस्टर एक स्विच होता है, जो कि जैसे हमारा पेंटियम प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर्स के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन्स दुनिया के सबसे बड़ा सीपीयू है, हमारा ब्रेन सीपीयू है। तो न्यूरॉन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब भी हम एक मूवमेंट करते हैं ना, तो हमारे शरीर के अंदर न्यूरॉन्स की एक मतलब हमारे ब्रेन के अंदर पता है इलेक्ट्रिक वोल्टेजेस है। जब भी इलेक्ट्रिक्स पे वर्क करता है, जैसे हमारे न्यूरॉन जो है ना, वो एक दुनिया का आज भी एक ऐसा सेल है जो कि अभी तक समझ नहीं पाए लोग। छोटा सा होता है, पर वो ऐसे उसमें पावर आती है और वो हमारे बॉडी को, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो न्यूरॉन्स के थ्रू कर रहा हूँ। पर जब भी उस टेक्नोलॉजी को देखते देखते एक इलॉन मस्क ने एक प्रॉब्लम देखी कि यार, लोग जिनके पास से डिसेबिलिटीज है, वो बोल पाए, वो सुन पाए, वो हाथ हिला पाए, वो पैर हिला पाए, देख पाए। तो मशीनरी और एआई और बायो एआई को यूज करके उसने बहुत एक प्रोजेक्ट बनाया। वो लर्निंग फेज में है, पर अभी तक वो आया नहीं, क्योंकि उसको कम से कम ह्यूमन ट्रायल्स करने की जरूरत पड़ती है। तो ये एक एडवांटेज मैं कह सकता हूँ एआई का, टेक्नोलॉजी का जो होने वाला है। हेल्थ बेनिफिट्स। अभी कल को डॉक्टर्स का मैं बताऊंगा, डॉक्टर्स, मेरा डॉक्टर्स से काफ़ी अच्छा रिलेशन है, तो मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे डॉक्टर्स, जो वो बोलते हैं कि यार हम मतलब सर्जरी करते हैं तो मोस्टली हाथ से करते हैं, पर कुछ कुछ ऐसे मशीन है जो बहुत कॉस्टली है, जो खुद सर्जरी कर देती है, स्टिचिंग कर देते हैं। लेज़र सर्जरी मशीन कहते हैं सर्जरी। वो लेज़र के थ्रू आप डॉक्टर जो है वो ब्लैक पॉइंट से उस एरिया पे इम्प्रिंट देता है अपना। वो उस एरिया पे इम्प्रिंट देने के बाद यार, वो जो मशीन है वो खुद सर्जरी कर देती है। तो यार देखो, आप डॉक्टर्स, आने वाले डॉक्टर्स के अंदर डॉक्टर्स को भी एआई और ये मशीन चलाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स तो यार बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स होते हैं, वो बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और उनको यार अब मशीनरी सिखाई जा रही है। अभी इंजीनियर, जैसे हमने इंजीनियर पढ़ाई की, अब इंजीनियर जॉब करने का तो उसको टूल सिखाया गया, जो टूल हमें एज इंजीनियरिंग में नहीं सिखाया जाता था, क्योंकि टूल अब आ रहा है, हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है। आपको पता है इंडिया में अब, जैसे मैंने 10th में, मैंने सबसे पहले 10th में कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, आज 6 से ही शुरू हो जाती है कंप्यूटर साइंस। चाइना में 4th क्लास से ही पाइथन सिखाने शुरू हो जाते हैं। हमारे देश में देखिए अभी भी लोग वहाँ पे 8th क्लास में एआई के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। चाइना में, भाई चाइना की तो बात ही अलग ही चल रही है वहाँ पे तो भाई। तो दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस, और यूएस भी काफी एडवांस हो चुका है। अभी क्या इंडिया जिस फेज में है, वो अभी टेक्नोलॉजिकल फेज पे, अभी टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आ रहा है। अभी देखिए हमें अभी सबसे बड़े अचीवमेंट हुआ है हमारा, क्या हुआ है? मंगलयान 3rd टाइम है ये। 3rd टाइम। काश मैं भी चाहता हूँ एज एन इंडियन, जय हिंद, ये प्रोजेक्ट हो और इससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो। डेफिनेटली भाई, ये तो जरूर होगा ही होगा, 100%। इसरो ने बहुत ही मेहनत करी है। तो अभी ये क्यों हो रहा? इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन भी है, इसके पीछे एक सोशल रीजन भी है, और इसके पीछे एक हम इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में कहाँ स्टैंड करते हैं, ये वो रीजन भी है। आपको पता है रशिया और यूएसए की लड़ाई कौन सी लड़ाई है? ये वॉर किस चीज़ की है? टेक्नोलॉजिकल वॉर से स्टार्ट हुई थी कि पहले कौन मून पे जाएगा। रशिया और यूएसए की इसी बात पे लड़ाई हुई थी, ये आज तक चल रही है। आज तक चल रही है। हम आज भी, इंडिया और रशिया का आज भी, मैं बोलूँगा हमारे जो मिसाइल्स हैं, हमारे सैटेलाइट्स हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजीज है, वो रशिया से ही आती है।
रशिया से आती है। मिलिट्री बेस जो हमारा, जो हमारे जो जेट्स है वो रशियन जेट्स है हमारे पास, टेक्नोलॉजी हमारी उनकी है। अभी रिसेंटली कुछ 5 जेट्स आए थे, काफी फ्रांस से हमने लिए थे। इंडिया डेवलप कर रहा है अपने आप को। राफेल काफी हाई टेक्नोलॉजी जनरेशन 3 जेट्स है वो, जो कि मतलब टाइम की भी क्या ही बोलूँ कि टाइम कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और वो जेट्स बहुत हाईटेक जेट्स हैं। तो अब देखिए अभी हम टेक्नोलॉजी के रिवोल्यूशन पे जा रहे हैं, तो एआई जो है, एआई के साथ साथ एक और रिवोल्यूशन आया जिसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी रेवोल्यूशन। अभी देखिए आप थोड़े टाइम में गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी, मल्टीवर्स, जो वर्चुअल रियलिटी में मल्टीवर्स होता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी मेरा मतलब कि जैसे आम इंसान खड़े खड़े कहीं और पहुंच सकता है फोन के थ्रू या फिर किसी गैजेट के थ्रू। अच्छा। आप खड़े खड़े भाग सकते हो। जैसे हमारे एक साइकिल है, और अगर हम साइकिल को बाहर चलाए तो हम साइकिल चला के इधर से उधर जाते हैं, पर जब हम साइकिल को की जगह हम एक वो लेते हैं ट्रेडमिल, तो हम घर बैठो मीलों चल सकते हैं। वैसे ही जो है अपना जो एआई है या एआई वर्चुअल रियलिटी, ये दोनों मिल चुके हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, एक पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। अभी क्या जो वर्चुअल रियलिटी गेम्स है, आप इंडिया में खड़े खड़े यूएस में चल सकते हो, आपको ऐसा लगेगा आप सीरियसली यूएस में। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एआई और जो वर्चुअल रियलिटी वो मिलके एक मल्टीवर्स, यानी कि एक अलग ही दुनिया उनकी चल रही है। हाँ, एक अलग दुनिया आप अपनी खुद का क्रिएट कर सकते हो, उसमें रहो भाई, उसमें जो करना है करो। अभी गेम्स आने वाली है जो आपको, जैसे जीटीए में हम जाते थे ना, जीटीए के रास्ते कुछ शहरों के मैप्स है जो कि एग्जैक्ट हबहू कॉपी हुए। तो वैसे ही अब वर्चुअल रियलिटी क्या क्या, आप खड़े हुए हो, नीचे एक गोल सा एक ट्रेडमिल है, आप भाग रहे हो, आपके हाथ में 2 गैजेट्स लगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप मुक्का मार रहे हो, और जब उसने आपको चाकू मारा या फिर कुछ मारा तो आपको दर्द होगी। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक्यूशन सेंसर्स। आपकी बॉडी पे एक ब्लैक कलर का या फिर वाइट कलर का एक ऐसा बोर्ड सा लगा जाता है, जैसे कहते हैं चेस्ट पीस। वो चेस्ट पीस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक्यूशन चैम्बर होता है। तो उसमें क्या 2 होल्स होते हैं, और 2 होल्स के साथ में एक स्टील का या कोई इलेक्ट्रिक्यूटिंग मटेरियल, जो कि इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, वो आपकी बॉडी चेस्ट में कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे। इससे क्या होता है, जब आपको झटका लगता है ना, पहले तो आपको सिर्फ वाइब्रेशन आती है, वाइब्रेशन मोटर लगी होती है वो, और लगी आपको भाई, एक होता है करंट लगना। वो तो फिर मतलब अलग एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस अब आ चुका है यूएस में, अब ये टेस्टिंग फेज में है, और ये निंटेंडो और अपना आरओजी और ये सब बड़ी बड़ी कंपनी सब स्टार्ट कर रही है इस चीज़ को गैजेट्स बनाना। और अब देखिए वर्चुअल रियलिटी गैजेट्स वो है बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप देखो, बात करो हम वर्चुअल रियलिटी किंग की, तो हमारा मार्केट में बहुत सारे वर्चुअल रियलिटी आ चुके हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। अब एक्सबॉक्स आ गया, बिल्कुल एक्सबॉक्स में वीआर गेमिंग मोड आता है, एक सेटिंग में जाके वीआर गेमिंग मोड, और आप उससे वर्चुअल रियलिटी में पहुंच जाते हैं, एक ऐसा साउंड आते हैं कि हाँ भाई आप एंटर हो चुके। तो ये जो एक्सपीरियंस है अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, पर वर्चुअल रियलिटी के काफ़ी सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। वर्चुअल रियलिटी एक हद तक पहुंच चुकी है कि इंसानों के माइंड को गलत वे में कहीं ना कहीं एक्ट कर रही है। आपने वर्चुअल रियलिटी गर्लफ्रेंड सुना है? सुना है। आपको पता है आप गर्लफ्रेंड खरीद सकते हो एक अपनी खुद की दुनिया में, पर वो कभी होएगी नहीं। वैसा हमें फील होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम जो अपनी खुद की दुनिया, जो असली दुनिया, उससे हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। हाँ, कि आप जैसे आप बचपन में देखते हैं माँ और बेटे, जो बचपन छोटा बच्चा होता है वो पबजी खेलता है, गेम खेलता है, तो माँ और बच्चे के बीच में लड़ाई होती है। वही क्या होती है कि भाई तू आम जिंदगी बाहर खेलने जा, खाना खा, चल फैमिली के साथ खाना खा, डिनर खा, सबके साथ टाइम स्पेंड कर। हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट तो यार फैमिली शेयरिंग का है ना। तो बच्चा क्या होता है, वो गेमिंग की दुनिया में, भाई मुझे गेम में कमाना, भाई मैं पबजी खेलूंगा, मुझे लोग मारने हैं। आपको पता है आजकल लोग रात रात सोते से पहले कहते हैं अरे भाई रिवाइव कर सपने में बैठ कर मेरा छोटा भाई सो रहा था, कह रहा भाई रिवाइव कर। तो भाई इतनी ये मत खिला करके भाई तेरे दिमाग में। तो वर्चुअल रियलिटी क्या है, वो इतना रियल लगेगा आपको, आप उसके अंदर गलत चीजें भी कर सकते हैं, एक सेक्सुअल प्लेजर्स। वर्चुअल रियलिटी सेक्सुअल प्लेजर्स भी दे सकती है आपको, जो आपसे ब्रेन से कनेक्टेड होती है और आपके पॉइंट्स पे कनेक्ट होकर आपको सेक्सुअल प्लेजर्स भी दे सकती है। आपकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड, ब्लैक मिरर में एक एपिसोड है इसका, ब्लैक मिरर में 2 लड़के होते हैं और वो एक ऐसा टूल यूज करते हैं जो कि एक्चुअली में अभी अवेलेबल है।
और वो टूल से वो लड़का लड़की बन के दे हैव अ अफेयर, उससे उनकी लाइफ पे कितना बुरा असर पड़ता है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। जो हमारी सोशल लाइफ है रियल लाइफ में, और वो आप बिल्कुल एआई डिस्ट्रॉय हो गर्लफ्रेंड के जाती आप है। हर महीने आप पैसे देते हो, और एआई गर्लफ्रेंड ऐसे ही बिहेव करेगी जैसा आप उसे प्रोग्राम करोगे। उसमें ऑप्शन होंगे नॉटी, फनी, कुकिंग, केयरिंग, मतलब सैड, जैसा आप उसमें बिहेवियर डालोगे उस हिसाब से पेमेंट करती रहेगी। वही बात है ना, जब लोगों को वहाँ मिल रहा है, गर्लफ्रेंड मिल रही है, जो भी है, तो लोग रियल लाइफ में क्यों जाएंगे? क्यों मेहनत करेंगे भाई? हाँ, क्यों रिजेक्शंस फेस करेंगे? बिल्कुल। तो यही एक बेनिफिट, कहीं ना कहीं बेनिफिट था एआई का या वर्चुअल रियलिटी का। अब कहीं ना कहीं बहुत नुकसान भी दिखता है। भाई कहने का मेरा मतलब ये है कि आप 100 अच्छी चीज़ें बता दो या 100 अच्छी चीज़ें बना लो, लोग ऐसे हैं उनमें ना 100 चीज़ों में से 1000 उनमें गलत चीज़ें बना देंगे, सही बात, निकाल ही लेंगे। अच्छा आयुष भाई, इसके अलावा और भी कुछ हो जो आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पे? मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो एआई है, हम एआई से अगर हम सिक्योरिटी मैनेज करते हैं, हम बैंकिंग सेक्टर देखते हैं, फाइनेंस सेक्टर देखते हैं, स्टॉक सेक्टर देखते हैं, तो स्टॉक मैनेजमेंट एआई के थ्रू करते हैं। आजकल लोग एआई के थ्रू मानते हैं और फाइनेंस में पैसा लगाते हैं एआई के थ्रू, क्योंकि एआई जज करता है कि 10 साल बाद ये शेयर की कितनी कीमत होगी। दूसरा, लोगों को मेहनत भी नहीं करनी ना खुद से, मेहनत भी नहीं करनी खुद से। रिसर्च नहीं अब करनी। इससे क्या होता है कि एआई इज नॉट 100% एक्यूरेट। अब कल को आप सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए एआई यूज करते हो, किसी ने एक टूल बना दिया कि एआई टूल बना दिया जो कि एआई टूल्स को तोड़ सके, तो आप क्या घंटा कुछ उखाड़ लोगे कुछ? तो एआई जो है वो एआई का दुश्मन बनने वाला है। जब अगर सारे लोग एआई यूज करेंगे ना, तो जो बेहतर कोड होगा ना वो पुराने कोड को फाड़ देगा। बिल्कुल। तो आपको लगेगा कि आप तो यार मतलब एआई के थ्रू बेस्ट चीज़ अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी बेटर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल होगी। हाँ, जैसे और मान के चलिए आपकी वो चीज़ किसी काम की नहीं रहेगी। कंटेंट राइटिंग के लिए आपने कंटेंट राइटिंग के लिए आपने बेसिक एआई टूल बनाया, दूसरी कंपनी ने इससे अच्छा एडवांस लेवल का एआई टूल बना दिया, तो जो जिसने बनाया था पैसे खर्च करके वो कंपनी डूब जाएगी। ये होने वाला है कि एआई को ही काटेगा। ये मेरा एक कंसर्न है। अगली आने वाले टाइम में जो एक रन होने वाला है, जो एक मतलब कंपटीशन होने वाला है, एआई के लिए होने वाला है जी, कि कौन इसमें बेटर इसको यूज़ करता है, कौन इसमें बेटर परफॉर्म करता है। एक वॉर मैं कह सकता हूँ, एआई वॉर स्टार्ट होने वाला है। जैसे हो चुका है, ये हो चुका है। चाइना, रशिया और यूएसए आज एआई वॉर में है। अभी जो कोरोना आया था ये क्या था? ये बायोलॉजिकल वॉर था। अब एआई वॉर आएगा, टेक्नोलॉजिकल वॉर। वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, आपको पता है। अब हम बात करते हैं उसकी एटम बम की बात करते हैं, हम न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही टेक्नोलॉजीज इज ग्रोइंग रैपिडली and this is what's affecting our life. Our life was here where we were doing the work on our own. Now we are dependent. It means that we are not using our brain. हमें लगेगा कि एआई हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, पर हम एआई से ज़्यादा स्मार्ट है। ये एक मिसकंसेप्शन है, बट एआई हमारी लाइफ तबाह कर देगा। एआई तो बहुत एक मतलब हमारी जो सोच है, जो हमारी कैपेसिटी है ब्रेन की, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा यूज करके एआई बनाया है। हिस्सा भी नहीं है मैं कहूँगा, वो हिस्सा यूज करके एआई हमने बनाया है, और हम एआई को ही समझे कि भाई ये हमारा भगवान है। जब हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली क्या है, गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी, एआई, ये सब आया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहली बात अभी हम बात करते हैं गेम के बारे में, जिसके बारे में मुझे बड़ा क्रेज है। अभी PS3, PS4, PS5 सबके पास है, सबने इस्तेमाल कर लिया। जो अभी देख रहे हैं सबके पास होगा ही है, जो इंटरेस्टेड उनके पास तो है। बिल्कुल। तो अभी क्या एक नई चीज आई है, रोग एलाई, ROG का एक हैंडहेल्ड डिवाइस है, छोटा सा, मतलब PSP का हूबहू कॉपी, बट इतना बड़ा, इतनी बड़ी स्क्रीन है, कॉम्पैक्ट है, छोटा सा, और सोचिए कितनी पावर है उसके अंदर GTA खेल सकते हो आप, उसके अंदर आप कुछ भी दुनिया जहां की गेम खेल सकते हो। पर वो एक गेमिंग कंसोल नहीं है। क्या है एग्जैक्टली? वो है तो गेम खेलने के लिए, पर उसमें Windows 11 है। Windows 11 जी, एक छोटे से इतने से हाथ में मोबाइल में Windows 11, और उसमें कितनी GB रैम है? 16 GB रैम, 512 GB, और 4 GB का खुद का इंटरनल ग्राफिक कार्ड, एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हो। भाई आर यू श्योर कि आप किसी छोटे डिवाइस की बात करें, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे ना? कितने का प्राइस सुनेंगे? कितने का? अभी Amazon पे 62,000 का है। अरे भाई, वो ये गेमिंग के लिए और उसके अंदर ऑप्शन है कि आप इसमें USB लगा सकते हो, कीबोर्ड लगाओ, माउस लगाओ, और HDMI लगा दो। आपका एक कंप्यूटर बिना किसी चीज के। इतना सस्ता गेमिंग कंप्यूटर मैंने आज तक नहीं देखा।
टेक्नोलॉजी कहाँ से, हम इतना बड़ा डेस्कटॉप खरीदते थे, इतनी बड़ा मदरबोर्ड, रैम, ये सब फलाना वलाना ढमकाना, और आज देखो एक हाथ से मैं एक विंडोज 11 बन गया। वही बात भाई, वरना एक प्रॉपर एक स्पेस चाहिए होता है। हाँ। स्पेस लाने ले जाने की और दिक्कत हम पावर कहीं कंजप्शन भी ज्यादा नहीं है। वही, हाँ ये चीज भी ऐड कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि पावर कंजप्शन कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब आप कंप्यूटर लगाते हो आपको यूपीएस लेना पड़ता है, बिल्कुल। आपको इसमें सीडी ड्राइव, आपका रैम, हार्ड डिस्क, हम्म, और फिर आपको मॉनिटर, माउस, विंडोज, ये सब एक बार का काफी सारी खर्चा चीजें होता होती है। हैं। पर कभी कभार ऐसा होता है कि यार अगर मेन चीज अपना सेम, मेन क्या होता है, सीपीयू होता है, CPU होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही मेन है, तो वही सबसे ज्यादा कॉस्टली होता था। मेरे को लगता था कि 30,000 रुपये लग जाता है गेमिंग, सिर्फ आपको सिर्फ सीपीयू बनाने में। बिल्कुल। मॉडरेट सेटअप बोल रहा हूँ, एडवांस सेटअप लोगे तो 40-50 हज़ार, हम्म, 50,000 में ही आपको 50-60,000 में कंपनी आपको सब कुछ दे रही है। बस आपको माउस लगाना, माउस कितने का था, 50 से 100 रुपये का, और आपको डिस्प्ले 5 से 10, 6,000, 10,000 इतने की की आ मैक्सिमम, जाती है, डिपेंड हाँ। करता है आपको कंपनी वाइज कौन सी है। हम्म, सस्ती तो 3-4 हज़ार की भी आती है, बड़ी बड़ी कुछ लोग पुराना टीवी लगा देते हैं, तो ये अकोमोडेटीज खरीदनी नहीं पड़ती। हमें स्क्रीन चाहिए, कोई भी लगा सकते हैं। HDMI आउटपुट है, छोटा सा हाथ में एक डिवाइस है, हम्म, आप विंडोज 11 उसमें डाउनलोड कर लो, विंडोज 11 में उसमें गेम खेलो, पावर पॉइंट बनाओ, उसमें सब कुछ करोगे आप। गेमिंग कंसोल, आप एक विंडोज गेमिंग कंसोल बना रहे हो, एंड इट इज रियली अ पीस, मतलब जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं उसको लूंगा तो मैं एक पावरफुल वीडियो एडिटिंग टूल की तरह उसको यूज कर सकता हूँ, मैं पावरफुल गेमिंग टूल की तरह यूज करता हूँ। जब आपके पास ग्राफिक कार्ड होता है ना, तो आप कई सारी चीजें कर सकते हो। तो मतलब जैसे मेरे पास मेरा खुद का एक विंडोज लैपटॉप है, RTX का मेरे पास ग्राफिक कार्ड है, तो मैं उस ग्राफिक कार्ड से मैं क्रिप्टो बनाता हूँ। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो माइनिंग। जी, क्रिप्टो माइनिंग। मैंने सैलेड एंटरप्राइज करके एक एप्लीकेशन है, सैलेड। तो सैलेड ऐसा खाने वाला सैलेड नहीं भाई, एप्लीकेशन है, डाउनलोड हो जाता है, लिनक्स कर्नल बेस पे चलता है, पर विंडोज पे डाउनलोड होता है। वो विंडोज को लिनक्स की तरह यूज करता है और उसमें माइनिंग करता है। ठीक है। अब वो क्या करता है, आपके जो ग्राफिक कार्ड के ना प्रोसेसिंग इस्तेमाल करके एक तरह का एक कोड बनाता है, बहुत बड़ा कोड, और वो कोड जो अपना कोड है उससे हम क्रिप्टो बनाते हैं। तो आपने अगर अपना, जैसे मान के चले कंप्यूटर आपने कुछ कर रहे हैं आप उसे, तो वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा, आपकी मेमोरी नहीं खाएगा। पर कल को आप कहते हैं कि यार मैं कंप्यूटर छोड़ के जा रहा हूँ, नीचे चले गए चुट्टा मारने, दारू पीने, खाना खाने, कुछ भी करने, जो भी करने गए, तो वो कंप्यूटर आप ऑफ नहीं होगा, आपने सेटिंग कर दी ऐसी। अब जो है कंप्यूटर जो है क्रिप्टो माइनिंग करना चालू करेगा विद योर ग्राफिक कार्ड। इससे आपका क्या बनेगा, मैंने एक महीने में ही, शायद एक महीने के अंदर मैंने 2,000 रुपये कमाए, वो भी जब मेरा कंप्यूटर ऑन था और मैं यूज नहीं कर रहा था, वो ऑटोमेटिक अपने बैकग्राउंड में चालू हो जाता था। थोड़ी सी हीटिंग बढ़ गई थी कहीं ना कहीं, मानूंगा, मेरे पावर भी कंजप्शन बढ़ गई थी, और कंप्यूटर था कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार मेरा थोड़ा सा बिजली थोड़ा हल्के से यूज हुई थी। कुछ इम्पैक्ट तो आएंगे भाई, बिल्कुल। हीटिंग और वोल्टेज दोनों एक साथ कोरिलेटेड है। हीटिंग तभी आते है जब ज्यादा पावर यूज होती है, बिल्कुल। तो जितनी ज्यादा हीटिंग उतनी ज्यादा पावर, उतनी ज्यादा बिल। तो यही हुआ कि मतलब मैंने देखा यार कि 2,000 रुपये तो आए, पर मेरा 500 का बिल भी आ गया एक्स्ट्रा। तो पर मैंने देखा यार 2,000 का अमेजोन वाउचर आ गया, मैंने अमेजोन वाउचर लिया और मैंने जूते खरीद लिए या कुछ सामान खरीद लिया पैसे और डाल के, बढ़िया से एकदम। तो मैंने ये देखा यार कि मतलब सही है, काश मेरे पास 100 लैपटॉप्स होते तो मैं लाख रुपए कमाता। तो ये तो है। तो जो कंपनीज है जो मतलब बहुत बड़े बड़े अपने कंप्यूटर स्विच ऑन करके रखती है, कॉलेजेस होते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पे ये काम करते हैं चुपके से। क्या करते हैं लोग, अभी ये नया आया है, तो सैलेड एंटरप्राइज में क्या होता है, आप जैसे एक एप्लीकेशन है, पेटीएम तरीके का है, आप ना वो किसी कंप्यूटर पे डाल दो और उसको हाइड कर दो। जैसे कैफे हो गए, हाँ, स्कूल हो गए, हाँ, कॉलेजेस, कहीं पर भी लैपटॉप आपको कंप्यूटर चाहिए, सिस्टम चाहिए, बस उसमें चले जाओ। मेरे एक दोस्त ने अपने कॉलेज के, वो ना लैब असिस्टेंट था, ऐसे ट्रेनिंग वेनिंग नहीं कर रहे थे लैब में, 25 से 30 कंप्यूटर, जो कि मतलब लाख रुपए का कंप्यूटर थे, ग्राफिक कार्ड तगड़ा डला हुआ, मतलब बहुत अच्छा HP का सारे लैपटॉप्स थे, हाई एंड लैपटॉप्स या फिर हाई एंड कंप्यूटर्स थे, कह सकते हैं हाई एंड तगड़े। उसने क्या किया भाई, उसने ना अपने यूनिक की से सारे कंप्यूटर पे पेन ड्राइव डाल के सैलेड डाउनलोड कर लिया। अच्छा। और वो जो कंप्यूटर्स थे और लैपटॉप्स थे, मतलब कुछ लैपटॉप्स थे कुछ कंप्यूटर्स थे, उसने सब पे सैलेड डाउनलोड कर दिया।
और अपना नाम लिख दिया। उसके पास अपने एप्लीकेशन आता है, सैलड एप्लीकेशन, उसमें दिखता है कि कितना कमाया आपने। 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद ना किसी ने देख लिया। 6 महीने तो एटलीस्ट 6 महीने में उसने पता कितने कमाए? कितने? कुछ 3.5 लाख रुपए, क्योंकि वो कंप्यूटर 24 घंटे ऑन रहते थे। एक तरह से ये जो इनकम है एक पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम है, पर एक्चुअली जो बंदे ने मेरे की उसका कह सकते हैं कहीं ना कहीं इलीगल है। बिल्कुल। और मतलब ये सही तरीका नहीं है पैसे कमाने का। अगर आप पे इतने रिसोर्सेज है तो माइनिंग करिए। अभी क्या है, जो लोग माइनिंग सेटअप खोलते हैं वो बहुत हाई एंड सेटअप खोलते हैं और कहीं ना कहीं अनकमर्शलाइज स्पॉट पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपने कुछ 100 तो नहीं, आप 10 से शुरू करेंगे, 10 GTX 3070 खरीद लिए और उनको इंटीग्रेट करके माइनिंग सेटअप बना लिया। बहुत लोग कर रहे हैं आजकल। यूट्यूब पे जाएंगे आपको लाखों लोग दिखेंगे जो इससे पैसा कमा रहे हैं सेटअप से। सेटअप भी कुछ 10-20 लाख का खोलते हैं और महीने के कुछ इनकम होती है 1-1.5 लाख। वो भी कुछ महीने में सब कुछ बैलेंस हो जाता है, 6-7 महीने में। उसके बाद ये पैसिव इनकम बन जाती है। आपका प्रॉब्लम ये होता है कि आप घर से कर रहे होते हो ना, एकदम से ना आपकी बिजली ऊपर स्पाइक होती है। तो अभी पकड़ा गया था रिसेंटली एक लड़का, न्यूज़पेपर में ऐड आई थी, ऐड नहीं मतलब न्यूज़पेपर में आया था, न्यूज़ आई थी कि एक लड़के का बिजली का बिल लाखों में आने लग गया और उसका बैंक अकाउंट लाखों में बढ़ने लग गया। रेड पड़ गई। तो मतलब अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है क्रिप्टो माइनिंग से डायरेक्टली, तो ये इलीगल है? नहीं, क्रिप्टो माइनिंग इलीगल नहीं है सर, ये तरीका इलीगल है। तरीका इलीगल है। आपको अगर कमर्शियल काम करना है, आपको पैसे कमाने तो आपको कमर्शियल जमीन खरीदनी पड़ती है, जमीन पे रेंट लेना पड़ता है, कमर्शियल रेंट। और जब आप कमर्शियल रेंट देते हो ना, तो आप कमर्शियली आप बिजली का बिल भी पे करते हो सर, जो कि 1.5 से 2 रुपए ज्यादा होता है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे फादर का बिजनेस है, उनकी भी कमर्शियल जगह है, तो ही पेज मच मोर देन नॉर्मल हाउस। हम जो घरों में यूज करते हैं वो डोमेस्टिक होता है। हाँ, डोमेस्टिक चार्जेस होते हैं, बिल्कुल वो कम होते हैं। बिल्कुल, तो वही होते हैं। क्रिप्टो माइनिंग जो है वो तब तक लीगल है जब तक आप लीगलाइज तरीके से करें, तब तक आप फंसोगे। एक और बात भाई, अभी हम यहाँ पे थोड़ी क्रिप्टो की बात की हमने, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे क्रिप्टो माइनिंग होती क्या है, कैसे होती है? हाँ, तो क्रिप्टो माइनिंग जो है वो बेसिकली हमारा, जैसे मैंने आपको ग्राफिक कार्ड बताया, एक तरह का यूनिक आईडी या फिर यूआईडी कोड बनाती है, जो एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इतना डीप नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, बेसिक बात बता दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि जो माइनिंग होती है ना, ये एक तरीके के एक बहुत बड़े सीक्वेंस के नंबर्स होते हैं, जैसे 12 डिजिट फिर एक डैश, फिर 12 डिजिट फिर एक डैश, फिर 12 डिजिट फिर एक डैश। ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा डिजिट बनता है, एक अंकों का डिजिट बनता है, कुछ स्पेसिफाइड 255 बिट मान के चलिए, ठीक है। वो एक जो कोड होता है ना, इंक्रिप्शन कोड कहते हैं या फिर क्रिप्टोग्राफिक कोड बोल सकते हैं, अपनी सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है टेक्निकल टर्म्स में। तो वो जो एक कोड होता है ना, उसका एक स्पेशल यूनिक आईडी कोड होता है। ऐसा सेम कोड दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। अच्छा, समझ रहे हो? समझ रहा। वो एक यूनिक कोड बनाने में लगती है पावर और ग्राफिक मेमोरी। तो वो जो यूनिक कोड होता है उसको हम करते हैं, एक मान के चलते हैं कि एक सिक्का है 1 रुपए का, तो वो जो जितनी नंबर्स बनते हैं ना, वो नंबर्स होते हैं छोटे से फॉर्म में। जैसे एक नोटपैड है, आप गलती से कोई ऐसा कोई प्रोग्राम खोलते हो जो कि नोटपैड के थ्रू खोलते हो अपने विंडोज में, आप देखते हो इतना सब कुछ लिखा होता है, होता कितने का? 1 KB का। 1 KB का, हाँ। तो वैसे ही आप मान के चलिए एक बिट का कोड होता है, मतलब 255 बिट हो गया, 128 बिट का कोड हो गया, और वो कोड एक नोटपैड के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, वो उसको कहते हैं कॉइन। ठीक है, हमने एक कोड को मान के चला कि एक क्रिप्टो कॉइन है और वो हम एक वॉलेट में स्टोर करते हैं। तभी हम बोलते हैं ना कि एक बार पेन ड्राइव में क्रिप्टो डाल दी, खो गई पेन ड्राइव तो खत्म, क्योंकि ना आप इंटरनेट पे रख सकते हो उसे। अभी याद है मेरे को, एक बचपन की चीज याद है, 2003 या 2007 की बात है। किसी ने कुछ 100 क्रिप्टो से पिज्जा खरीदा था। मेरे को भी ये कुछ स्टोरी सुनी लग रही है। हाँ, बहुत बड़ी सेक्सी स्टोरी है। तो बंदे ने मजाक में क्रिप्टो खरीदे थे और उसने बोला यार क्या यार, चलो पिज्जा मंगाते हैं। उसने पिज्जा मंगाया, पहले पिज्जा वालों ने तो बोला यार इसका क्या करेंगे, और बाद में उन्होंने हाँ बोल दिया। 10 साल बाद वो क्रिप्टो की जो वैल्यू थी वो करोड़ों में, मिलियंस में हो गई। बिल्कुल हो गई। तो उसे आज भी एक कहानी बोली जाती है, द मोस्ट एक्सपेंसिव पिज्जा इन द वर्ल्ड वाज दिस पिज्जा, जो कि आज दुनिया का सबसे महंगा है। पर्सन आज भी रिग्रेट करता है, आज भी कहता है कि काश मैंने पिज्जा ना खरीदा होता, मैंने अपने पास रख ली होते यार। मतलब आप सोचो ना, अगर आपने एक भी क्रिप्टो खरीदा होता जो कि 100 रुपए का होता, आज वो लाखों 10 लाख रुपए का एक क्रिप्टो है आज की डेट में। उस टाइम पे वैल्यू नहीं थे ना,
उस टाइम में नहीं थी ना, पर आज तो होगी ना। और पता है क्रिप्टो जो है वो मोस्टली चाइना और यूएस इस पे डोमिनेंस रखता है। इंडिया में तो ये आया था टैक्स बचाने के लिए, बिल्कुल, पर ये इंडिया में रोक दिया गया क्योंकि इससे इंडिया की जीडीपी पे बहुत असर पड़ता है। तभी उन्होंने यूपीआई ट्रांजैक्शंस को आगे बढ़ावा दिया। और आई थिंक जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है सबसे ज़्यादा इंडिया में ही यूज़ होती है। जी, अभी क्या है, यूपीआई जो है एक टेक्नोलॉजी है जो कि स्विफ्ट मूवमेंट को डिफर करती है। स्विफ्ट मूवमेंट क्या है कि एक तरह का एक पेमेंट मेथड है फ्रॉम यूएस। तो जब भी हमारे दो देश होते हैं ना, दो कंट्रीज होती है, तो जो आपस में जब वो ऐसे मान के चलिए इंडिया और यूएस का पेट्रोलियम का या फिर कुछ ही किसी चीज का भी कोई व्यापार होता है, जैसे अभी हमने 100-200 जेट के हमने खरीदे, जेट्स के पार्ट खरीदे या जेट्स खरीदे हमने इंडियन एयरलाइंस ने, है ना। तो आपको क्या लगता है उन्होंने इंडियन रुपीस में खरीदे? नहीं ना, उन्होंने स्विफ्ट मेथड यूज किया। वो एक पेमेंट गेटवे है जो कि आपके इंडियन अमाउंट को यूएस अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है। तभी हमारे वर्ल्ड में एक यूएस डॉलर की डोमिनेंस बनी हुई है। तो हमारे देश, हमारे इंडिया के लीडर्स, मोदी जी और मतलब पूरी गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि यूपीआई को बढ़ावा देना शुरू किया है, जिससे हमारी इंडिया की करेंसी भी बूस्ट हो, है ना। तो अभी रशिया यूक्रेन की बात करते हैं थोड़ी सी, मैं आपको तभी समझाता हूँ कि ये क्यों है। क्या था, क्रिप्टो जब आया तो क्रिप्टो चाइना और कहीं ना कहीं यूएस की डोमिनेंस थी। क्रिप्टो के पीछे फ्रॉड्स भी हुए, वो भी हम बात करेंगे। तो उस डोमिनेंस के साथ साथ क्या हुआ कि अभी हमारे वर्ल्ड ने देखा कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, तो इंडिया ने इसका फायदा उठाते हुए रशिया को बोला कि यार तो हम तुमसे पेट्रोल खरीदेंगे, सस्ता कर दो। पर इंडिया ने बोला शर्त ये रहेगी कि तुम इंडियन ट्रांजैक्शंस को यूज करोगे। तुम यूएस ट्रांजैक्शन तो ब्लॉक्ड हो गई, उनपे तो काफी सारे सैंक्शंस लगे थे। तो इंडिया की एकदम से करेंसी बूस्ट हुई और रशिया की भी वापस नॉर्मल हो गई। रशिया का बुरा टाइम आया था जब उनकी करेंसी बिल्कुल डाउन हो गई थी, आज हमसे डबल है, वो बढ़े जा रहे हैं क्योंकि वो उनकी करेंसी भी यूज हो रही है सारे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो का भी रोल हुआ। कैसे हुआ? क्रिप्टो आई थी जब हमारे कोरोना आया था, क्रिप्टो चालू हुई, और क्रिप्टो ऐसे एकदम ऐसे बूस्ट हो रही थी क्रिप्टो। पर जैसे इंडिया ने बताया क्रिप्टो को बैन किया तो क्रिप्टो का एकदम नीचे चला गया। अब इंडिया में लोग क्रिप्टो से ज्यादा ना म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। इंडिया में ऐसा हुआ था जब कोविड टाइम चल रहा था, तो जो बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसी बहुत बढ़ गई थी, बूस्टअप हो गई थी। लोग फिर इसके पीछे पागल हो गए थे, जिसको देखो वही 5,000 रुपए मैंने कमाए, वही 500 डाले थे 5,000 हो गए, वही जिसको देखो वही बिटकॉइंस ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ। उसके बाद में एकदम से डाउनफॉल आ गया था। और कितने लोग नुकसान में थे उस टाइम पे, बहुत लोगों ने घाटा खाया क्रिप्टो पे। मैंने 40 रुपए घाटा खाया मैं भाई बिल्कुल सही टाइम पे मैंने ब्रेक ले लिया था उससे। और मैंने म्यूचुअल फंड में शुरू किया था, फाइनेंस के ऊपर भी मैं बात करता हूँ। तो फाइनेंस के ऊपर मैंने, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैंने IDCWs और मैंने काफ़ी सारे कॉइन्स, मतलब कॉइन्स नहीं, मतलब मैंने म्यूचुअल फंड्स लिए, SIPs खोली है मैंने। तो काफ़ी मतलब उसमें मेरा 12.7% का गेन है 6 महीने में। ग्रेट भाई। तो आप भी म्यूचुअल फंड्स में जाइए। क्रिप्टो की तरफ तो इंडिया में अभी फोकस नहीं है, यूएस में हाँ, यस, क्रिप्टो इज द किंग। और आगे जो है हम डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव करेंगे। अभी देखिए, अभी क्या है, जापान के पास एक टेक्नोलॉजी है जो कि मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है, वो आंखों से पेमेंट करते हैं। आंखों से पेमेंट? जी, आंखों से और हाथ से। थोड़ा सा डिफाइन करोगे भाई? तो ये सिस्टम बनाया है कि कोचिमा एक बंदा है, इसने बनाया सिस्टम ये। तो उस बंदे ने क्या किया कि देखा कि यार लोगों के हाथ, लोगों की आंखें सेम है, मतलब आपकी हाथ की जो लकीर है और आपकी आंख, वो हर बंदे की एक ही रहती है। यानी कि हमारा जो फिंगरप्रिंट है एक तरह से, और आपकी आंखें इसको कहते हैं स्कैन, आई स्कैन, रेटिना स्कैन। बिल्कुल, रेटिना जो है ना वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो आपने मूवीज में देखा होगा, लोग जो क्रिमिनल मूवीज होती है या फिर रेटिना स्कैन करते हैं, या फिर जो कुछ तो उसका हेड लेके आते हैं और वो स्कैन करते हैं, मतलब पूरा आंख ही करनी पड़ती है, वरना कोई बाईपास करने का तरीका ही नहीं रेटिना। कुछ सिक्योर्ड जो वॉलेट्स वगैरह होते हैं, जो तिजोरी वगैरह होती है, उनमें जाते हैं, हाँ, बड़ी बड़ी हो रही है, हाथ स्कैन हो रही है, सब कुछ, तब जाके एंट्री। हाथ को तो कॉपी कर सकते हो आप, यानी फिंगरप्रिंट्स वगैरह, लेकिन रेटिना वगैरह कैसे होगा? तो ये जो है, ये एक्चुअली इस बंदे ने देखा, तो आप उस मशीन के सामने आप ऐसे हाथ से ऐसे करिए, हाथ से ऐसे करिए, मतलब कैमरे से ही ऐसे करेंगे, पेमेंट हो जाएगी। फेस को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं, फेशियल पेमेंट सिस्टम। आपकी बॉडी ही एक अकाउंट बन जाएगा। हमारा बॉडी क्रेडिट कार्ड बन जाएगा? क्रेडिट कार्ड नहीं, अकाउंट बनेगा। मतलब कोई भी कार्ड पेमेंट, एक तरह से पेमेंट गेटवे। बिल्कुल, हाथ से कर सकते हैं। और अब तो लोग वॉचेस के अंदर, अभी आपने देखा है आई वॉच जो है,
एप्पल वॉच जो अभी सीरीज आई है लेटेस्ट, उसमें है ये फीचर आई पर ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है अभी। इंडिया में नहीं है। अच्छा। क्योंकि आईपैड जो आके न्यूयॉर्कर्स की बात करूंगा, मेरा जो ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है, तो लोग ना मेट्रो कार्ड लेके नहीं घूमते वहाँ पे, कैशलेस पेपरलेस हर चीज। अच्छा। अपनी आई वॉच में NFC होता है, NFC टेक्नोलॉजी, मतलब बस स्वाइप, उनका पैसे कट गए, उनके ऐप से कनेक्टेड था फोन से, उन्होंने पैसे डाल दिए। जैसे अभी दिल्ली मेट्रो यार कितना एडवांस हो गया, अभी हो गया, व्हाट्सएप से पेमेंट कर लेते हो, स्कैन आ जाता है, स्कैनर तो यूनिक होता है ना, इसमें भी यूनिक आईडी नंबर होता है। तो वैसे ही भाई हमारे से आगे बहुत यूएस चल रही है पहले से ही। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा टेक्नोलॉजी का फर्क ये हुआ है हमारे, मतलब मेरी लाइफ में टेक्नोलॉजी का फर्क बहुत आया। अब मैं जैसे मेट्रो में लाइनों में नहीं खड़ा होता, मैं अपने व्हाट्सएप से या फिर पेमेंट गेटवे से पेमेंट करके निकलता। भाई जैसे मेट्रो की बात करूँ, पहले क्या होता था, पहले स्टार्टिंग में हमें टोकन लेना होता बिल्कुल। था, उसके बाद थोड़ा सा इजी हुआ जब कार्ड पेमेंट, मतलब जो मेट्रो कार्ड होता वो आया। अभी क्या हो गया, ना आपको कार्ड चाहिए ना आपको टोकन चाहिए, सिंपली मोबाइल पे ऐप है, ऐप ओपन करा, आपने बुक किया, वहीं पे क्यूआर कोड आ गया और क्यूआर कोड सीधा कर दिया। 5,000 का कार्ड खरीदा, मान लीजिए कुछ लोग यार होते हैं जो डेली ट्रैवल करते हैं, 2,000 3,000 डालते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता रोज रोज लाइनों में लग के 400-500 रुपए का भाई टोकन कराने में, अपडेट कराने, और लोगों के पास भी टाइम नहीं है टोकन का, क्योंकि लाइन देखी है तुमने, लाइन वही। फिर मैं मेट्रो ने सोचा कि यार इतनी बड़ी लाइन होती है, क्यों ना इसे व्हाट्सएप, सबके पास फोन आ गया एंड्रॉइड या फिर iOS आ गया, सब यार व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट करो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप आप ऐप यूज करो, मेट्रो एप्लीकेशन यूज करो, आप या तो अपने कार्ड को यूज कर सकते हो या फिर स्कैनर ले सकते हो, 22 रुपए पे करो, स्कैनर आ जाएगा, स्कैनर दिखाओ और फोन के थ्रू ही दिख जाओ। वही तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमारी लाइफ में हमें फास्ट बना दी। वही, नहीं तो पहले क्या था, पहले तो टोकन की लाइन में लगो, उसके बाद सिक्योरिटी चेक की लाइन में लगो। हाँ। तो आधा घंटा 1 घंटा तो कई बार तो वही लाइन में लग गया, हमें पहुंचेंगे कब, ऐसा है। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बाद, एक टेक्नोलॉजी में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी बूस्ट हो रही है, AI। हाँ, इसके बारे में तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ यार। कुछ लोगों का बहुत बुरा हाल कर दिया, कुछ लोगों का बहुत अच्छा हाल कर दिया। पहले अच्छे हाल के बारे में बात करते हैं, बुरे पर भी आएंगे। तो अच्छा ये हुआ, जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में हूँ, मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम लूँगा आपको, जो कि बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं मेरे जैसे लोग, वो इनको समझ जाएंगे। आपका हो गया ब्लैक पॉइंट, थ्रेड हंटर्स, ठीक है, आपका सेंट्रल1, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी, ये सब जितनी मैंने आपको एप्लीकेशन बताए, टूल्स होते हैं, ये बहुत कॉस्टली टूल्स होते हैं, मिलियंस के अंदर आते हैं। ये इसके पर यूजर के लिए $20-30 USD लगता है। आपको जिस यूजर के लिए आपको ये टूल चाहिए, मान के चलिए मैं बॉस हूँ कंपनी का, ठीक है, 4 लोग काम करते हैं, मैं टूल खरीदता हूँ, तो पर यूजर मुझे $20 से $30 देने पड़ते हैं। मुझे फायदा क्या है इससे? मुझे अपने आप, कोई मान लो कि सिक्योरिटी मैलवेयर या फिर ऐसा कुछ आ गया, वो अपने आप AI उस चीज़ को हटा देगा। AI इतना पावरफुल है कि आपकी साइबर सिक्योरिटी वो बहुत अच्छे से देख सकता है, ऑटोमेटिक ईमेल कर देगा आपको कि भाई ये देखो इस बंदे के ना यार भाई हैक हो गया था, हमने बचा लिया, इसका कंप्यूटर बंद करा दो। तो ये काम AI कर देगा, AI कर देगा। इससे इसका फायदा हुआ कि मैं तो टूल यूज कर रहा था, मैं तो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ, कल को इस टूल को यूज करने के लिए मेरी भी जरूरत ना हो, ये नौकरी चली जाएगी ना, चली गई भाई। पर ऐसा नौकरी नहीं जाएगी साइबर सिक्योरिटी वाले लोग की, क्योंकि इन टूल्स को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना होता है, आपको कंप्यूटर लगाना होता है, तो बेसिक IT का काम हो गया, आपको कंप्यूटर देने होते हैं। जो पर्सन AI को डेवलप कर रहे हैं वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो इंजीनियर है ना भाई। AI इंसानों से ऊपर कभी नहीं होगा। पर अभी इसमें घाटा सिर्फ ना छोटे छोटे मोटे जॉब्स, देखो जॉब्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C। C सूट होता है CEO वगैरह ये सब चीज, B होता है जो 10-15 लाख 16 लाख की, और A होता है जो बहुत हाई लेवल पे। उससे जो सबसे लास्ट 15,000 20,000 वाली सैलरी वाले जो अमेज़न में काम कर रहे हैं, आज सर आपका आइडिया आया है, आपको रिफंड मारना है, ये वाले बंदे, या फिर अमेज़न हो गया, गूगल हो गया, जितने भी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके कॉल सेंटर्स में नॉर्मल जो काम करते थे हेल्प डेस्क पे, अब सबसे पहले आपने देखे चैट बॉक्स आ गए हर जगह। अभी एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, लाइक फॉर एग्जांपल हम अमेज़न की बात करते हैं, ठीक है, अमेज़न पे पहले क्या होता था, इजीली हम कस्टमर सपोर्ट जो भी उससे कनेक्ट हो जाते थे। अभी क्या होता है कि सबसे पहले आपको चैट बॉक्स होता है, AI एजेंट, वही आपके लगभग इश्यूज 90%, 80%, 85% वो सोल्व कर देगा वहीं पर ही। मोस्टली जो है, मतलब रेशियो तो 90% बोला जाता है, पर 80% ही रहता है, क्योंकि लोग उससे इरिटेट होके चले जाते हैं। 80% तो है ही भाई, बहुत है भाई, उससे 80% लोगों की नौकरी चली
बिल्कुल चली गई। चैट बॉक्स क्या होता है, एक तरीके का मतलब एक तरीके का कोड्स होते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये एक्सेल शीट है, अच्छा ये इसको यहाँ ये देख लो, ये 4 इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा आपका इंटरनेट नहीं खुल रहा, ये 100 इश्यूज आ सकते हैं। एक और चीज़ है, ये तो बात हो गई चैट बॉक्स की। हाँ एक एक अभी कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, जो कि वॉइस असिस्टेंट। जी बिल्कुल, वो भी आ गया है। अब तो कॉल की भी जरूरत नहीं है। हाँ कॉलिंग की भी अब लोग जो है, अब आप मान के चलिए आप उसमें वॉइस रिकॉर्ड करिए, जैसे मेरी वॉइस है, मेरी वॉइस अगर मैंने सॉफ्टवेयर में डाल दी तो मैं बात करता रहूंगा, यस आपको क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल एआई थोड़ा सा लैग रहेगा, पर वो अभी रहेगा। स्टेज पे है, थर्ड स्टेज पे, जो कि है इंटरैक्टिव स्टेज पे। और वो स्टेज है सीखती है और वो अपने आप डेवलप करती है, वो देखती है कि आगे वाला बंदा कैसे कर रहा है और रिस्पॉन्सेज को आगे बढ़ाती है। लेकिन वही बात है भाई, अभी एटलीस्ट स्टार्ट हो चुकी है, तो आने वाले कुछ सालों में वो पूरी तरह भी हटा सकती है। रेवोल्यूशन आ रहा है, ये एआई रेवोल्यूशन है। पहले क्या था, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी बचपन में, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर दूसरा रेवोल्यूशन आया हमारा वाइट रेवोल्यूशन, मशीन रेवोल्यूशन। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पढ़ा था लेबर्स की नौकरी चली गई, है ना। तो अब लेबर्स की, हम भी लेबर ही है, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, हम कोई ओनर नहीं है, हम लेबर ही है। पर हम वैसे हार्ड लेबर नहीं है, हम सॉफ्ट लेबर है, हम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, आईटी पे, कंटेंट राइटिंग पे काम करते हैं। अभी कंटेंट राइटिंग में 80% जॉब चली गई। तो अभी आप देख रहे हैं जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जिनकी जॉब गई है, वो सब पता है किस में मूव कर रहे हैं, हाउ टू यूज चैट जीपीटी एंड मेक मनी। भाई ऐसा कोई तरीका बहुत रेयर है कि आप चैट जीपीटी से पैसे कमा सकते हो। हाँ आप चैट जीपीटी को अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज कर सकते हो, पर पैसा जो कमाओगे वो आप अपनी स्किल्स की तरफ से, अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हो चैट जीपीटी से कंटेंट राइटिंग करा सकते हो, आप चैट जीपीटी से डिजिटल डिजाइन करा सकते हो, जैसे ये डिजाइन है, ये चैट जीपीटी आपको 1 सेकंड बना के देती, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, आपके सारे पीडीएफ्स, आपके सारा ऑफिस कॉलेज का सारा वर्क। अब तो देखिए, अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, टीचर्स बोलते हैं यार चैट जीपीटी आ गया, साला मैं चेक नहीं कर पा रहा, प्लैग भी 0 दिखा देता है। खैर लोग प्लैगरिज्म चेकर यूज करके प्लैगरिज्म हटा देते हैं, तो उससे क्या होता है, चैट जीपीटी इतना बड़ा आर्टिकल बनाया भी होगा ना, तो अगली बार जब हम प्लैगरिज्म, उसमें प्लैगरिज्म रिमूवर टूल्स होते हैं जो कि खुद रिमूव कर देते हैं, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि चैट जीपीटी ने बनाया। वो भी एक एआई टूल आ गया, एआई को एआई ही काट रहा है। अभी क्या है कि हम, जैसे मैं आपको बोलूं, साइबर सिक्योरिटी में एआई कितना बड़ा खतरा है, बताइए। नौकरी के लिए भले ही खतरा ना हो, पर एआई दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। एआई, अब एआई से क्या स्कैम्स बहुत होने वाले हैं, मैं इसी पे आने वाला था, पर एआई स्कैम्स बहुत खतरनाक होते हैं। स्कैम जैसे कि कुछ मैंने सुने हैं, लाइक आपका जो हमारी प्रोफाइल्स होती हैं, हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पॉडकास्ट में, आई थिंक हम उसी को आगे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। जैसे कुछ फेसेस होते हैं हमारे, हमारी फ़ोटो ले ली एआई का यूज़ करके, हमारी कुछ वीडियोस हो गई, हमारी वॉइस यूज़ हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें ना, थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, या कुछ और हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो जो एआई है, बेसिकली एआई बनाया गया था लोगों की हेल्प करने के लिए, जैसे मैं एक जॉब कर रहा हूँ, हमारा काम इजी करने के लिए, इजी करने के लिए, पर एक्चुअली क्या है, इतना इजी कर दिया कि हमारी नीड ही नहीं पड़ी। एक बंदे को साल भर रखने के लिए आपको 6 से 9 लाख या 10 लाख की सैलरी देनी पड़ती है, एक एआई को महीने के खरीदने के कुछ 10,000 5,000 रुपए लगते हैं। तो वो काम कहेगा यार भाई मैं एक बंदा रख लूँ जो एआई मैनेज करे, बाकी जो 10 लोग हैं वो क्यों करे, तेरा क्या काम है भाई, तू जाना है यहाँ से, मेरे को पैसे बचाने हैं, मैं एक बिजनेस खोल के बैठा हूँ, मुझे नहीं चाहिए 10 कंटेंट राइटर, मुझे एक ही चाहिए बंदा जो मेरे को कॉल उठाए और ये एआई से मेरे को कंटेंट राइटर बना के दे। ले भाई, अभी ये जो एआई टूल्स है, चैट जीपीटी हो गया आपका, ऑट बॉट एएमआई हो गया, और बहुत सारे एक एएमआई एआई चैट बॉक्स आया है, मतलब काफ़ी चीज़ें हो गई जिससे लोगों की जॉब्स का खतरा बढ़ गया है। और अब इससे क्या हुआ है कि लोगों ने अपना बिजनेस, जैसे बिजनेस तो अभी डाउन ही चल रहा है, मार्केट डाउन, तो लोगों ने अपना कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी एआई के थ्रू, उससे फायदा भी हो रहा है। एआई क्या है, अब आप देखिए जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं अभी, वो आजकल एआई टूल्स यूज करते हैं, क्या करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए। रेज्यूमे एआई टूल क्रिएट करते हैं, अपना रिज्यूमे बनाते हैं, उनसे उनका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एआई से बनाया। अब एआई को पता है कि यार वो दूसरा जो बंदा है जो हायर कर रहा है, वो भी एक टूल से हायर कर रहा है जो कि एआई था। जैसे मैंने बोला एआई को काट रहा है,
तो जो एआई वाला यूज कर रहा है वो एआई को जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, जो एआई यूज नहीं कर रहा है उसका जॉब नहीं लग रही। वही एआई इज वेरी गुड, बट बाद में आपकी लंका लगने वाली। वही बात है, जिसको यूज करना आता है उसके लिए तो सही है, लेकिन जिसको नहीं करना आता उसके लिए ड्रॉबैक है। अब ड्रॉबैक यही है कि यार जैसे मान के चलो मैंने अपना बहुत अच्छा सी बनाया, बहुत ही काफी यूनिक सी बनाया मैंने, तो किसी बंदे ने सी बना के मतलब ऑनलाइन एआई बिल्डर से यूज किया और उसने टैग्स यूज किए। तो उसने वो टैग्स यूज किए जो कि एआई रिज्यूमे फाइंडर टूल यूज करता है। फाइंडर मतलब कि रिज्यूमे ऑनलाइन नेट से निकाल के उनको फिल्टर करता है, कौन से बेस्ट 10 रिज्यूमे है। लाइक अब इसमें कमांड होती है, कौन से 10 रिज्यूमे बेस्ट है जो कि मुझे ला के दो। एज अ हायर मैं हायर करना चाहता हूँ लोगों को, मुझे 10 बेस्ट रिज्यूमे ला के दो, मैं उसी में से इंटरव्यू लूंगा। अब जिनका जो जो बेस्ट थे, भले ही वो बेकार हो अच्छे हो, किसी को फलाना नहीं पता, पर जो अच्छा था बेचारा उसका तो चला गया। जी हाँ, एक ड्रॉबैक हो गया। ऐसा ही है। बाकी आयुष, काफ़ी अच्छा लगा, इस पॉडकास्ट में भी काफ़ी सारी बातें की हमने टेक्नोलॉजी के बारे में, एआई के बारे में, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो ऑडियंस है उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। डेफिनेटली वो समझेंगे कि जो टूल्स है, जो टेक्नोलॉजी हमारे आसपास है, उसको हमें कैसे सही वे में यूज़ करनी है, और अगर हमारे साथ कुछ स्कैम्स होते हैं, कुछ फ्रॉड्स होते हैं, जो भी होता है उसके लिए कैसे हमें एक्शन लेना है। तो दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो जहाँ पे मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, मेरे वर्कशॉप्स होते हैं और हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल दोस्तों, आयुष जो है इनके सारी ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी आज के लिए इतना ही था ये पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ व्यूज़ हो, कुछ सजेशन हो, डेफिनेटली यू कैन कमेंट दैट। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।